नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, नेशनल हेल्थ मिशन ने जब कोविड-19 पीक पर था तब युवाओं को मुलाजमत दी थी। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर दी थी, लेकिन अब उनसे ये रोजगार, ये मुलाजमत छीन ली गई है और वो पिछले 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनमें कोई एंगेज किया गया था, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक एंगेज किया गया था, उनके कहने पर एंगेज किया गया। उस वक्त कहीं ना कहीं किल्लत ज़रूर थी, किल्लत के साथ साथ जोखिम भी बड़ा था। जो लोग इस व्यवसाय में या सेहत महकमे में काम कर रहे थे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में काम कर रहे थे, उनको कोविड का महायोद्धा कहा जाता था। लेकिन आज ये महायोद्धा सड़कों पर है। आज देवेंद्र राणा, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं, आज उन्होंने उनसे मुलाकात की और कहा कि ये जो परिदृश्य बना हुआ है ये अच्छे संकेत नहीं है। करते हैं ना। कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान को बचाया, वो अगर सड़क पे बैठे हों तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने पीएचसी खुल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि मैन पावर की कमी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के एहलकारों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानियों को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनकी मेहनत को देख के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। दर्शकों, इन मुलाजमों में बहुत ज़्यादा रोष है। उनका कहना है कि वहाँ पर जब आवेदन किया गया था, जब इनकी नियुक्ति की गई थी, वहाँ पर किसी तरह का कोई संकेत नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 तक ही रहेगा। अगर ऐसा संकेत होता तो वो शायद इसको ज्वाइन नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 साल देने के बाद आज हमें ऐसे जैसे घी में से बाल निकाला जाता है वैसे हमें को निकाल दिया गया है, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। टर्मिनेशन का ऑर्डर जो है मतलब ऑनलाइन डाला गया था। हम लोगों ने 29 ऑन ड्यूटी बच्चों ने देखा है और 29 शाम से हम बच्चे जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारा 3रा दिन जा रहा है कंटिन्यू। हम डे एंड नाइट में हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। हम सारे जो थे 2020 एंड 21 हम कोरोना वॉरियर्स जितने भी थे, हम एनएचएम के अंडर थे, सारे ये कोरोना वॉरियर्स बच्चे हैं यहाँ पे, जिनने कोविड में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। उस टाइम कोविड में हम बच्चे आके हम लोगों ने उस टाइम कोविड को स्टेबल किया। हम लोगों ने पीपीटी किट्स पहनी, हम लोगों ने काम किया। हमारी फैमिली से हम 1-1 महीने 2-2 महीने दूर रहे, यहाँ तक कि अगर हमें 1-1 महीने के बाद फैमिली के पास जाना पड़ता था, जो कपड़े हमने पहने होते थे वो भी बाहर फेंकने पड़ते थे और हमें कहते आइसोलेशन 1-1 दिन रहना पड़ता था, फिर हम अपनी फैमिली से बात कर सकते थे। इस मौके पर एसीजी असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल राकेश दुबे भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी
बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि आप कुछ लिखित में दे दें, जिला एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो बात है उसको अप्रोप्रिएट फोरम तक पहुंचाएगी। लेकिन गुस्साए छात्र या गुस्साए मुलाजमों ने कुछ ऐसा लिख करके नहीं दिया और अभी भी गतिरोध बरकरार है सरकार और उनके बीच में। अभी ये खुद ही बता देंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट ही डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये बड़ा सिंपल सी बात है। एक्चुअली हमने इनसे मांगी है, इन्होंने अभी रिटर्न में रिटर्न में दे रहे हैं और उसको अथॉरिटी को देखते हैं। एक ही तरीका है कि ये रिटर्न में हमें दे देंगे और वो हम कम्युनिकेट करेंगे आगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इनको जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में रखा है ना, ये बच्चे उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, इन बच्चों ने वो एक्सेप्ट की है चीज़। ये आपकी मर्जी है कि आप इस प्रोफेशन में आप अपनी मर्जी से आए हो प्रोफेशन में ना, आपका कोई क्वालिफिकेशन होगा, मर्जी आई होगी, कोई पोस्ट पे आए होंगे और कोई पे स्केल पे आए होंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए आए होंगे, उस पर कॉन्ट्रैक्ट है जो उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी कोई नहीं रखेगा, नीचे भी नहीं। ये ऐसा नहीं होता है कि हाँ जी आप कॉन्ट्रैक्ट के उसमें परमानेंट आपको। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कोर्ट की फटकार की। कोर्ट ने फटकार लगाई है किसानों की महापंचायत को, जो जंतर मंत्र में जाने की अनुमति मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने बाजार तो बंद कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, क्या अब बिजनेस भी बंद करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन नेशनल हाईवे और ट्रेन को बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सख्त हिदायतें दी हैं। इस पर हमने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी का कहना है किसानों के हित में है और किसान नहीं, ये कुछ लोग और आंदोलन चला रहे हैं इसको। उनका ये मानना है कि किसानों के खाते में इस आड़े वक्त में भी सरकार ने पैसे डलवाए ताकि उनको राहत मिल सके, लेकिन कुछ नेता इसको किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद। आज क्या है? आज किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो भी कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बहुत बेहतर कानून है, सरकारों किसानों के हक के लिए हैं, फायदे के लिए हैं और बहुत प्रॉपर ढंग से सरकार ने सोच समझ के बनाए हैं। और सरकार इस इशू के ऊपर बार बार किसानों को, इनके लीडर्स को बुला भी चुकी है, न्योता भी दे चुकी है कि आइए बैठ के बात करेंगे। लेकिन अगर आप वो अपने एक रास्ते पे बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है किसानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे देशवासी होने के नाते उनको आगे एक कदम बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज को आगे लेके चलते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार की आप बात करते हो, सरकार इस चीज को समझती है क्या सही है क्या गलत है। किसानों के ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे इन धरने प्रदर्शनों पे बैठे हुए हैं, ये लोग किन ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये भी एक सोचने की बात होगी। और सरकार हमेशा किसानों के साथ है, किसानों के हक के लिए खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बार बार इस चीज का ऐलान भी किया और बताया भी, और जो कुछ सरकार कर रही है किसानों के लिए वो सभी लोग जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती है। दर्शकों, कांग्रेस की माने तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश राहत वाला है, पब्लिक के लिए राहत वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां ठीक नहीं है जो कांग्रेस के क्षमा कीजिए किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा किसानों लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, ये बात सही है कि जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो उससे आम आदमी जो है वो बहुत परेशान होता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ हद तक आम आदमी को रिलीफ देने वाली भी है, लेकिन इसके साथ ही
हमारा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार है जो किसानों के प्रति असंवेदनशील है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाने के बाद आज भी सरकार जो है वो जागी नहीं है, और जिस तरह से पार्लियामेंट में ध्वनि मात्र से ये बिल पारित करवाया गया और बिल पारित होने से पहले ही पूंजीपतियों ने भूमि अधिग्रहण करके बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे, इसमें सरकार की कारकर्दगी के ऊपर निस्संदेह सवालिया निशान लगता है। और हम ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि साथ में सरकार को भी कुछ इस तरह से दिशा निर्देश जारी करे ताकि जो किसान हैं, जो सड़कों पर हैं, इतने महीनों से परेशान हैं, वो भी उनके बारे में भी कोई संज्ञान लेना चाहिए। अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी का मानना है कि किसानों के इस आंदोलन के कारण आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। टेबल पर बैठ करके बीच का रास्ता दिखाना चाहिए। जो तरमीम, जो अमेंडमेंट किसान चाहते हैं वो खुलकर बोलनी चाहिए, लेकिन किसान कई दौर की बातचीत में सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि आखिर कानून में काला है कहाँ। देखिए, जिस तरह से हम जानते हैं कि इतने समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जो हाईवे दिल्ली की तरफ जाते हैं और यूपी की तरफ जाते हैं उनको उन्होंने बंद रखा हुआ है, और उनकी बात जो है वो मुझे लगता है लोगों तक पहुंच रही है। पर ये आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि आंदोलन जो है वो कई दफा उग्र रूप ले लेता है, कई दफा आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। उस सूरत में जो आम आदमी है, और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, प्रदर्शन करने का हक सबको है, पर जिस तरह से इतना लंबा वो प्रदर्शन चल रहा है और तकरीबन सब जगह नेशनल हाईवे पे आज जो टोल प्लाजा है वहां पे किसान बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए उनके पास बहुत सारी जगहें हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है, वो मुझे लगता है लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप वही लोग हैं जो वहां बॉर्डर्स पे आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए उनको हलफनामा भी देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दर्शकों, विपक्षी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने किसानों की हमदर्दी करनी, किसानों का समर्थन लेना है, किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करना है, ऐसा ही उन्होंने। का आंदोलन जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और ये हकीकत है कि जब भी आज की डेट के ऊपर किसी जगह सड़क बंद हो जाती है तो उसमें जो मरीज होते हैं उनकी मौत होती है। बहुत से लोग अपने घरों को टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर इसका नोटिस लिया कि भाई जब सिटी के अंदर किसान आएंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ मुश्किल होगी। इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसानों के इस आंदोलन को सीरियसली लें और इसको हल करने की कोशिश करें। किसानों के आंदोलन को नॉन सीरियसली लेना शायद बदकिस्मती की बात है, किसानों के साथ खिलवाड़ करना बदकिस्मती की बात है। जब सारे ही किसान कहते हैं कि ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों एक ईगो बन गया है कि इन बिलों को रखना है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो तो लोकतंत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं की है। लोकतंत्र को बहाल करते हुए, लोकतंत्र की बात करते हुए आम आदमी को परेशानी नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा दिया है। दर्शकों, आज इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन है, और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं आज हमें बुजुर्गों को जो तवज्जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। ऐसे बुजुर्ग अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो तरजीह मिलनी चाहिए, उनको जो तरजीह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर सरकार की तरफ से ओल्ड एज पेंशन का तो विकल्प है, लेकिन इस महंगाई के दौर में उस मामूली सी पेंशन से क्या हो सकता है। हालांकि जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो राहत है, सरकारी मुलाजमों को पेंशन तो मिलती है, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उसके लिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये जो हमारी पीढ़ी है, मेरे उम्र वाली,
मैं ये समझता हूँ यही एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और जो हमारे बच्चे हैं इनको भी पढ़ा लिखा के आज के दौर में जैसा चलना चाहे बनाया। लेकिन पुराने ज़माने और आज के ज़माने में जो आपने पूछा, फ़र्क ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो नए ज़माने में आए। वो जो पुराना तरीका था माँ बाप जॉइंट फैमिली एक साथ, वो ख़त्म हो गया। अब ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे या देखभाल करेंगे, वो एक गलत फहमी ही है। ये तो आम बात अब हुई है कि हमारे बच्चे बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, मगर ऐसे पेरेंटों को जो इन हालात में रहते हैं घर पर अकेले, उनको बहुत दिक्कत होती है। ये तो मानी हुई बात है। उसके लिए हम सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें ऐसे फैमिलीज़ को, क्योंकि वो सीरियसनेस गवर्नमेंट इसमें नहीं लेती है। हमने अप्रोच भी किया था कि ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। दर्शकों, इस बाबत हमने डायरेक्टर विवेक शर्मा से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या हमारे सीनियर सिटीजन है, सबके लिए पॉलिसी बने। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ ओल्ड एज पेंशन के अलावा डिसेबिलिटीज़ जो है, डिसेबल्ड जो उनके लिए भी जो है सरकार जो है वो इनको पेंशन्स देती है। और अभी हाल ही में एक हमारी एल्डर लाइन जो है वो एक हेल्पलाइन है सीनियर सिटीजन की, वो लॉन्च हुई है और उसका जो हेल्पलाइन नंबर है 14567 है। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि इस हेल्पलाइन का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और डेली कोई 40-50 के करीब यहाँ पे कॉल्स आती हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो दर्शकों, कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है ओवरऑल, हम सब जानते हैं कि डिवाइडेड हाउस जम्मू कश्मीर यूटी में भी है, लेकिन कांग्रेस के लोग मानने को तैयार नहीं। बलवान सिंह, ठाकुर बलवान सिंह, जो कांग्रेस के या पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हमने बातचीत की। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान है ठाकुर बलवान सिंह, जो पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। बड़ी उठापटक चल रही है पड़ोसी राज्य में, पंजाब में। इवन पंजाब में क्या छोड़िए, पूरे ऑल इंडिया में, देश भर में कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीनियर लोग नाराज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विनोद जी पहली बार नहीं है कि इस किस्म की उठक बैठक को होती है, क्योंकि मैं तो बहुत शुरू से छोटी एज से पॉलिटिक्स में हूँ। हमने बहुत ही ऊपर नीचे सियासत को होते हुए देखा है। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूँ 70s में, जब जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा जी खुद हार गई उस टाइम एक छोटे से उनके वर्कर से। तो उसके बाद इंदिरा जी खुद उभर, उससे पहले भी जब कांग्रेस आई बनी तब भी इस किस्म का ये चल रहा था। उसके बाद इंदिरा जी सामने निकली, उनका सारा एक्सपोजर हुआ और जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम भी, वो इंदिरा जी का साथ छोड़ के चले गए। आपको पता है कि 70s में काफ़ी लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, इवन इंदिरा जी को पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश की। फिर इंदिरा जी सामने आई और उन्होंने स्ट्रगल किया, लोगों के बीच में आई और 2 साल के बीच ही मोरारजी देसाई की या दूसरी सरकारें, उनका एक्सपोजर हुआ और दोबारा इलेक्शन हुई और इंदिरा जी थम्पी मेजॉरिटी से सामने आई। राहुल गांधी सीधे तरीके से सामने आ रहे हैं और जो भी जहाँ भी दिखते हैं उसको उबार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के ऊपर पूरा अटैक करके, उसको बदनाम करके, उसको ना समझ बता के, तो उस किस्म के वो कर रहे हैं। लेकिन बलवान सिंह जी, बीजेपी वाले तो चाहते हैं
कि जहां कोई चुनावी हो वहां पे राहुल गांधी जाए, कोई उल्टा सीधा बयान दें और बीजेपी को वैसे? ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लोगों से जब मुलाकात करते तो कहते कि राहुल गांधी से किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं है। उनको डर ही राहुल गांधी से, मैं ये कहूँ आपसे, उनको जब डर नहीं होगा तो इतना नोटिस क्यों लेते हैं? इस तरह के उल्टे सीधे डबिंग करके तो इस तरह से बयान क्यों देते हैं? मेरा ये है कि राहुल गांधी ही आज की डेट में लोगों की होप है। जिस ढंग से महंगाई से जूझ रहे हैं, जिस ढंग से जितने वादे किए, अब भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये आपसे कहूँ कि लोगों ने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, यूपीए की सरकार चल रही थी, और इन्होंने लोगों को दिन में तारे दिखाए, कह दिया कि हम अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने अच्छे दिन की उम्मीद में इनको वोट दे दिए। जब उसके बाद अच्छे दिन, और लेकिन बलवान सिंह जी, कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि नेतृत्व ही नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कौन के फैसले ले रहा है? कहीं ना कहीं G23 पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं। और पूरे देश भर में ऐसा है कि सीनियर लीडर्स एकजुट हो चुके हैं और गांधी परिवार का समर्थन करने वाले एकजुट हो चुके हैं। देखिए विनोद जी, ये चीज तो 60s में भी हुई थी, जब इंदिरा जी को और 70s में जब इंदिरा जी को पार्टी से बाहर निकाल के मेजॉरिटी दूसरी तरफ थी, लेकिन लोगों ने इंदिरा जी का साथ दिया, फिर वो मेजॉरिटी तो दिखी नहीं कहीं भी। तो ये मान लिया जाए कि बलवान सिंह जी G23 के साथ नहीं है, बलवान सिंह जी गांधी परिवार के साथ है, नेतृत्व हम कांग्रेस के साथ, हम कांग्रेस के साथ हैं, जिसकी हेड जो है वो सोनिया गांधी है। पार्टी ने, इसी वर्किंग कमेटी ने उसको प्रेसिडेंट बनाकर रखा था, चाहे टेम्परेरी है, लेकिन जब तक रिप्लेस नहीं होती तब तक सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट हैं। और पूरा देश, मैं ये कहूँ, अब हम जब देखें कि पुरानी कुर्बानियाँ किस इस फैमिली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज जम्मू कश्मीर में जहाँ बैठे हैं, ये स्टेट आज हिंदुस्तान में है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से है। बीजेपी वाले तो पूरा उल्टा कहते हैं कि अगर ये विवाद हुआ, बीजेपी वाले, विनोद जी, बीजेपी वालों का एक्सपोजर हो गया है। अब लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, और रिप्लेसमेंट जो है वो कांग्रेस में है, नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। और मैं दावे से कहता हूं कि 2024 में बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में कहीं दिखेगी नहीं। आज पेट्रोल कहां चला गया है, आज डीजल कहां चला गया है, आज महंगाई, खाने पीने की चीजें कहां पहुंच गई हैं। ये नहीं ठाकुर साहब, तो आपने ठीक कहा कि जो कांग्रेस है वो नेशनल पार्टी, और नेशनल ही नहीं नेशनलिस्ट पार्टी भी है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, कांग्रेस उन लोगों को अपनी पार्टी में जगह देती है, उन लोगों को पलकों पे बिठाती है जो कमर बाजवा के साथ जप्फी डालते हैं। मैं नवजोत सिद्धू की बात कर रहा हूँ। देखिए, और कैप्टन, उस कैप्टन को जब कांग्रेस के बड़े लोग एयर स्ट्राइक को लेकर के सबूत मांग रहे थे तो कैप्टन ने कहा था कि सेना पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ये कैप्टन साहब के बाद ये अंदर की बातें हैं पार्टी की। अब पंजाब इलेक्शन में जा रहा है, उन्होंने एक बहुत ही संजीदा किस्म के ऑब्जर्वर भेजे थे, और उन्होंने ये देख के उसमें, और एक गरीब आदमी, एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया है 4-6 महीने के इलेक्शन के दौरान, इतना सा तो बर्दाश्त करना चाहिए। और कैप्टन साहब को बहुत दिया है कांग्रेस में, 9.5 साल 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई कम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए बीच में, कि ये नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि देश को, पड़ोसी राज्य पंजाब को छोड़ करके अपने यूटी जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी आए थे और उससे एक दिन पहले तैयारियां चल रही थी। उन तैयारियों के दौरान मैंने देखा कि एक गुट, यानी मीर गुट अलहदा से बैठा हुआ है, आज़ाद गुट अलहदा से बैठा हुआ है। हालांकि तारिक हमीद करा का भी गुट नहीं बना है, लेकिन वो भी अपने हिसाब में अलग से गुट में बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या इस वक्त पोजीशन है? कांग्रेस की देखो, कांग्रेस में
कुछ जम्मू की हैं, कुछ कश्मीर की हैं, कुछ पार्टियां हिंदू की बन गई, कुछ मुसलमान की बन गई है। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यूटी में जो चाहिए वो पार्टी चाहिए जो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जम्मू की हो, कश्मीर की हो। तो वो मुझे लगता है कांग्रेस के बिना कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक सेकुलर पार्टी है, ना वो रीजनल पार्टी है, वो पूरी यूटी की बात करती है, वो हिंदू की बात करती है और मुसलमान की बात करती है। और जितनी देर कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे रहीं, यहाँ पे अमन शांति रही, लोगों को रोजगार मिलता रहा, तरक्याती काम होते रहे और देश भर और मिलिटेंसी भी कंटेंट रही। जब से कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़का के, पहले तो मिलिटेंट पाकिस्तान से आते थे, अब तो यहीं से तैयार कर दिए। और उसकी इवज में अब देखो, किसी ज़माने में लोग जो है जम्मू और कश्मीर अलग-अलग, जम्मू की एक सोच थी और कश्मीर वालों की एक सोच थी। अब जब 370 और 35A को हटाया, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जम्मू के लोग चुप रहे। लेकिन मैंने बलवंत सिंह जी, मैंने ये सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी में डिवीजन है, डिवाइडेड हाउस बना हुआ है। देखिए वो बिल्कुल छोटी मोटी, देखो ना, ये कोई मिलिटराइजेशन तो है नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है। डेमोक्रेसी में, अंदरूनी जमहूरियत में हम यकीन रखते हैं। और कांग्रेस सारे कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे हैं, चाहे ए चल रहा है। अभी राहुल गांधी जी आए तो आज़ाद साहब खुद भी तो वहाँ स्टेज पे थे, अब करा साहब भी थे और जीए मीर साहब भी थे और बाकी साथी भी सारे थे। जब आप खुद ये कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप, जीए मीर की लीडरशिप, आपके पीसीसी चीफ जीए मीर हैं और बहुत सारे गुट, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो मैंने गुटबंदी उस दिन देखी थी, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। क्या ऐसा कोई काम रजनी पाटिल कर पाएंगे? नहीं, देखिए बात ऐसे है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ के लोकल लेवल पे। देश के लेवल पे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, बाकी लीडर हैं। यहाँ पे जीए मीर ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब लोगों में जाके एक पार्टी को पकड़ के रखा है सारा सिस्टम। लेकिन अब जब इलेक्शन आ रही है तो उस दिन भी मैंने कहा था कि इलेक्शन में तो हमें और लोगों की चेहरों की ज़रूरत है। और मेरे कहा उस ढंग से तो मैंने उस दिन भी कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जी की सर्विसेज की जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ। बाकी इसको मैं ये कहना चाहता हूँ आपको या अपोजिशन पार्टीज़ को कि इसमें गलत ना पड़े। उन्होंने कहा जी आप मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुला के, यही आज़ाद साहब ने ही प्रपोज किया था कि सोनिया गांधी को फिलहाल कंटिन्यू करना चाहिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती। तो आज़ाद साहब बॉर्न कांग्रेसमैन हैं, शुरू से, मतलब अपने बचपन से, डे 1 से कांग्रेस को चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी लीडरशिप में और जितनी संजीदगी गुलाम अहमद मीर साहब ने दिखाई है, या बाकी लोग हैं, पार्टी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक ढंग से चलेगी। उसमें कुछ लोग खुश हो रहे हैं, ये चिट्ठी लिख दी G23 हो गई, G23 होगी एग्रीड, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है। कह सकते हैं जी आप मीटिंग बुलाओ जी, कुछ ये करो, कुछ पूछो, कुछ ये वो, इतना तो होना चाहिए। हमारा तो ये है नहीं कि मोदी जी ने हुक्म किया तो हो गया। इधर पूरी डिस्कशन होती है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे डिस्कस होता है, हर एक को बोलने का हक है, अपने राय देने का हक है। जी बलवान सिंह जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।